नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फर्स्ट ईयर तथा बीए सेकंड ईयर के लिए मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मानव भूगोल के उपागम पढ़ रहे हैं, जिसका कि ये दूसरा भाग है। मानव भूगोल के उपागम में हमने दो जो उपागम हैं वो पढ़ लिए थे, जिसमें ऐतिहासिक उपागम या हिस्टोरिकल अप्रोच है उसके बारे में पढ़ लिया था। दूसरा जो स्थानिक विश्लेषण उपागम है उसके बारे में पढ़ लिया था, जिसमें कि स्थानिक भिन्नताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल के उपागम हैं क्या? मानव भूगोल के उपागम मानव भूगोल के अध्ययन की विधियां हम कह सकते हैं। एक प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें किस प्रकार से मानव भूगोल में पढ़ी जाती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मानव भूगोल जो है उसका जो केंद्र है वो मानव है और उसके क्रियाकलाप हैं। अब मानव समाज के बारे में, मानव समाज के अंतर संबंधों के बारे में पढ़ते हैं तो मानव जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है और विभिन्न प्रकार के जो अंतर संबंध विकसित हो रहे हैं, तो मानव की समाज की जो संरचना है उसको समझने के लिए और मानवीय तत्वों को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के उपागमों का विकास हुआ है। तो उसी के अंतर्गत हमने ऐतिहासिक उपागम, जिसमें कि मानव के प्रारंभ से लेकर के वर्तमान तक पर्यावरण के साथ किस प्रकार के संबंध विकसित हुए हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। स्थानिक विश्लेषण उपागम हमने पढ़ा, जो क्या कहता है कि किस मानव भूगोल है उसमें किस प्रकार से स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हमने अलग अलग विचारकों के विचार जो पढ़े थे। जैसे कि हैटनर ने मानव भूगोल को क्षेत्रवर्णी विज्ञान बताया, यानी जो भिन्नताओं का अध्ययन एक प्रकार से ये करता है कि भूगोल भूतल पर प्रादेशिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है। इसके बाद में हार्टशोर्न है, उसने भूतल का जो परिवर्तनशील स्वरूप है, भू स्वरूप है, उसके अध्ययन को मानव भूगोल माना। इसके अलावा वाइडल डी ला ब्लास ने कहा कि भूगोल स्थानों का विज्ञान है और वो स्थानों का विज्ञान है और स्थानों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये चीज़ें हमने स्थानिक भिन्नता उपागम में पढ़ी। अगला जो उपागम है वो है पारिस्थितिकी उपागम। इकोलॉजिकल अप्रोच, पारिस्थितिकी उपागम। पारिस्थितिकी उपागम क्या कहता है कि विभिन्न मानवीय क्रियाकलाप, विभिन्न मानवीय क्रियाकलाप, मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। जैसे कि व्यावसायिक क्रियाओं में हम देखें तो मनुष्य के द्वारा कृषि है, पशुपालन है, औद्योगिक क्रियाकलाप हैं। तो इस प्रकार से मानव के द्वारा विभिन्न क्रियाकलाप किए जाते हैं, तो जिनमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो मानवीय क्रियाकलापों की जो भिन्नताएं हैं या विभिन्न मानवीय क्रियाकलाप हैं, उनका अध्ययन करके मानवीय क्रियाकलापों का या विभिन्न प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करके उनका पर्यावरण के साथ अंतर संबंध किस प्रकार का है, इस चीज का अध्ययन किसमें किया जाता है? ह्यूमन इकोलॉजी या ये जो पारिस्थितिकी उपागम है इसमें किया जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं मानवीय क्रियाकलाप विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों का इसमें अध्ययन किया जाता है और प्राकृतिक पर्यावरण से उनका किस प्रकार से अंतर संबंध है, या ये कह सकते हैं कि मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन प्राकृतिक पर्यावरण से अंतर संबंध के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। तो ये बात होगी कि मानव पारिस्थितिकी उपागम है वो क्या करता है, मानवीय क्रियाकलापों एवं पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध है
या प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध है उनका अध्ययन करता है, उसके संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। मानवीय क्रियाकलाप किस प्रकार से पर्यावरण से प्रभावित होते हैं और किस प्रकार से मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरण प्रभावित होता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किसमें किया जा रहा है, ये पारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से मानव एवं पर्यावरण के जो संबंध हैं, इस प्रकार के यानी क्रियाकलाप आधारित जो मानव एवं पर्यावरण के संबंध हैं, मानव एवं पर्यावरण संबंधों को हेलन बैरोज ने मानव पारिस्थितिकी कहा है। ह्यूमन इकोलॉजी इसको कहा है, मानव पारिस्थितिकी एच बैरोज के द्वारा इसे कहा गया है। यानी इस प्रकार के जो मानव पर्यावरण के संबंध होते हैं उसे बैरोज ने मानव पारिस्थितिकी की संज्ञा दी है। उनके द्वारा अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ जो है उनके सामने 1922 में अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? बैरोज के द्वारा। बैरोज ने 1922 में अमेरिकन भूगोलवेत्ता संघ के सामने अध्यक्षीय भाषण जो प्रस्तुत उनके द्वारा किया गया था, उसमें सर्वप्रथम इस संकल्पना का जिक्र किया गया। किसका? मानव पारिस्थितिकी की जो संकल्पना है वो किसके द्वारा दी गई थी? एच बैरोज के द्वारा दी गई थी। इसी संकल्पना का इन्होंने सबसे पहले प्रतिपादन किया था, अमेरिकन भूगोलवेत्ता संघ AAG। तो पारिस्थितिकी उपागम है वो मानव एवं जैविक पर्यावरण के मध्य जो अंतरक्रिया होती है उसको समझने का प्रयास करता है। पारिस्थितिकी उपागम क्या करता है? मानव एवं जैविक या प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध को समझने का प्रयास करता है। तो मानव एवं जैविक पर्यावरण के मध्य किस प्रकार के अंतर संबंध बनते हैं उनको समझने का प्रयास कौन करता है? अंतःक्रिया को समझने का प्रयास कौन करता है? मानव पारिस्थितिकी उपागम करता है। पारिस्थितिकी उपागम में इस तथ्य पर बल दिया जाता है कि मानव किस प्रकार अपने क्रियाकलापों का प्राकृतिक वातावरण से समायोजन करता है। यानी मानव के जो क्रियाकलाप हैं उनको किस प्रकार से मानव अपने क्रियाकलाप, जैसे कि इसके सांस्कृतिक, आर्थिक जितने भी प्रकार के क्रियाकलाप हैं वो किस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण के साथ उनका समायोजन करता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में कर रहे हैं? पारिस्थितिकी उपागम में करते हैं। पारिस्थितिकी उपागम किस बात पर बल देता है कि अब मानव अपने क्रियाकलापों के द्वारा प्राकृतिक वातावरण को किस प्रकार से उसमें समायोजन करता है और किस प्रकार से अस्तित्व में वह रहता है। अब जैसे किसी क्षेत्र में मानव ने अपनी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे पशुपालन है, कृषि है, तो जैसे मैदानी भाग है वहाँ पर कृषि करते हुए वह अस्तित्व अपना समायोजन करता है उस क्षेत्र में और अपना अस्तित्व बनाए रखता है। इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि नहीं की जाती, तो मानव अपने क्रियाकलाप को बदलते हुए उसके साथ समायोजन कैसे करता है? जैसे उसके द्वारा वहाँ पर पशुपालन किया जाता है और अपनी आर्थिक जो अपनी आजीविका है उसको चलाता है और अपना जो समायोजन करते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। तो इस सारी चीज़ का अध्ययन हम किस में कर रहे हैं? जो पारिस्थितिकी उपागम है, इकोलॉजिकल अप्रोच है, उसमें इसका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार पारिस्थितिकीय परिवर्तनों का अध्ययन भी इस उपागम में करते हैं कि किस प्रकार से पारिस्थितिकी परिवर्तन होते हैं। पारिस्थितिकी उपागम में मानव को क्या माना जाता है? मानव को इसमें एक सक्रिय कारक माना जाता है। मानव को सक्रिय कारक माना जाता है। सक्रिय कारक क्यों? क्योंकि मानव अपने विवेक एवं बुद्धि के द्वारा पर्यावरण में सुधार भी करता है। जैसे कि ये कह सकते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहरें बना करके जो सिंचाई सुविधा उपलब्ध की गई है, उससे क्या है, उसने वहाँ की जो पारिस्थितिकी या प्राकृतिक जो स्थितियाँ हैं उसके अंदर परिवर्तन करने का प्रयास मनुष्य के द्वारा किया गया है। तो इसको एक सक्रिय भौगोलिक कारक माना जाता है। किसी भी प्रदेश में निवास करने वाला जो मानव समूह है वहाँ की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक जो दशाएं होती हैं वो उससे प्रभावित होता है। किसी भी प्रदेश में कोई भी मानव समूह रहेगा वो वहाँ के
जो प्राकृतिक स्थिति है उससे वो क्या होगा, प्रभावित होगा, प्रकृति से, प्राकृतिक स्थिति से प्रभावित होता है। क्योंकि हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, जिस प्राकृतिक पर्यावरण में रह रहे हैं, वहाँ उसी के अनुसार मनुष्य के क्रियाकलाप हैं वो देखने को मिलेंगे। इसका उदाहरण घरों की छत के माध्यम से देखें कि जो जिन प्रदेशों में धूप ज़्यादा होती है वहाँ पर समतल छत वाले घर देखने को मिलेंगी, जहाँ पर बर्फबारी होती है, जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर ये तिरछी छत वाले जो मकान हैं वो देखने को मिलते हैं, ताकि जो बर्फ़ या स्नोफॉल जो होता है वो इनकी छतों पर ठहर ना सके। तो ये पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण के ही प्रभाव मनुष्य के सांस्कृतिक भूदृश्यों पर देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि जो गर्म प्रदेश के निवासी हैं वो सूती वस्त्र जो होते हैं उनको ज़्यादा महत्व देंगे। इसके विपरीत जो शीत प्रदेश के निवासी हैं उनके जीवन में जो ऊनी वस्त्र हैं उनका महत्व ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें किस पर निर्भर कर रही हैं, ये वहाँ के प्राकृतिक जो वातावरण है उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर दिखाई देता है। इसके अलावा ये कारक जो होते हैं ये पृथक रूप से या सम्मिलित रूप से मानवीय क्रियाओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जितने भी प्राकृतिक जो कारक हैं वो या तो एक अलग अलग से मनुष्य को प्रभावित कर रहे हैं या उन कारकों का एक सामूहिक प्रभाव, जैसे जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, मृदा है, धरातलीय उच्चावच हैं, उन सारी चीज़ों का एक तो सामूहिक प्रभाव देखने को मिलेगा मनुष्य के क्रियाकलापों पर। दूसरा एक अलग अलग भी वो दूसरी प्रभावित मनुष्य के क्रियाकलापों को करेंगे। लेकिन मनुष्य भी क्या करता है, अपने विवेक एवं बुद्धि से विवेकशील प्राणी है, तो ये क्या करेगा, पर्यावरण को प्रभावित करता है और उसमें कुछ न कुछ अपने अनुकूलन के लिए परिवर्तन भी करने का प्रयास करता है। जैसे मैंने आपको मरुस्थलीय प्रदेश का उदाहरण बताया। इसके अलावा जैसे कि जिन प्रदेशों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वातानुकूलित जो यंत्र आते हैं उनके माध्यम से वो गर्मी को कमरे के अंदर का जो तापमान है उसको कम करने का प्रयास उसके द्वारा किया गया है, नियंत्रण करने का उसके ऊपर प्रयास किया गया है। तो मनुष्य भी अपने विवेक एवं बुद्धि के द्वारा उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करता रहता है। जैसे कि बाढ़ को कम करने के लिए प्रकृति, बाढ़ एक प्राकृतिक कारक है लेकिन उसको कम करने के लिए मनुष्य ने क्या है, बांध बना करके उस बाढ़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से मृदा का जो उपजाऊपन है उसको बढ़ाने का प्रयास किया है। बीजों की उन्नत किस्में विकसित करके उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया है। विभिन्न औद्योगिक मशीनरी का निर्माण करके जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने का प्रयास मनुष्य के द्वारा किया गया। तो विवेकशील प्राणी है, अपने पर्यावरण में मनुष्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करने के प्रयास हैं वो लगातार किए जाते रहे हैं। तो पर्यावरण को मनुष्य भी प्रभावित करता है और पर्यावरण है वो मनुष्य को प्रभावित करता है। इसी के आधार पर अनेक प्रकार की विचारधाराओं का भी जन्म हुआ है। जैसे जो भौगोलिक विचारधाराएं हैं, जैसे सबसे प्राचीन विचारधारा की हम बात करें तो नियतिवादी विचारधारा या पर्यावरणीय नियतिवादी विचारधारा सबसे पहले आई थी। जैसे हम्बोल्ट, रीटर, रैटजेल ये इसके समर्थक रहे हैं। तो सबसे पहले मानव एवं पर्यावरण संबंधों की जो विचारधाराएं हैं, जैसे कि निश्चयवादी या नियतिवादी विचारधारा, जिसमें पर्यावरण को महत्व दिया गया, ये सबसे पहली विचारधारा कौन सी थी, निश्चयवाद की विचारधारा, या इसको हम कौन सी विचारधारा कहते हैं, नियतिवादी विचारधारा भी कहते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, निश्चयवादी विचारधारा। ये मानव एवं पर्यावरण पर संबंध पर आधारित है, जिसमें कि पर्यावरण को महत्वपूर्ण माना गया, पर्यावरण को प्रमुख या महत्वपूर्ण या नियंत्रित करता या इसमें सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया। दूसरी जो विचारधारा, ये जो विचारधारा है ये किसकी है, ये जर्मन भौगोलिक विचारधारा से संबंधित रही। दूसरी विचारधारा जो है वो है फ्रांसीसी विचारधारा, जो कि वाइडल लीला ब्लास को जिसका जनक माना जाता है। तो वो कौन सी है, संभववादी विचारधारा। संभववादी विचारधारा, इसमें मानव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उसके बाद में जो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा विकसित की गई तीसरी विचारधारा थी, जिसको कि नव निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है, नियो डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद।
निश्चयवाद विचारधारा। इसमें पर्यावरण और मानव दोनों को ही महत्वपूर्ण माना गया। एक दूसरे का सहयोग एक के माध्यम से इन्होंने ये बताया कि जितने भी क्रियाकलाप हैं ये मानव एवं पर्यावरण के सहयोग से चल सकते हैं। मानव को प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा और प्रकृति को मानव का सहयोग। तो इस प्रकार से ये विचारधाराएं हैं वो अलग अलग विकसित हुई हैं। तो ये मानव एवं जो पर्यावरण के संबंध है, मानवीय क्रियाकलापों के आधार पर जो मानव एवं पर्यावरण के संबंध विकसित होते हैं, उन्हीं के आधार पर इन विचारधाराओं का वर्णन उत्पन्न हुई है। यानी मानव भूगोल में मानव एवं वातावरण से संबंधित ये विचारधाराएं हैं, जिसमें निश्चयवादी विचारधारा है, संभववादी विचारधारा है और ये जो नव निश्चयवादी विचारधारा है उसी को किस में सम्मिलित किया जाता है? पारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत ही ये विचारधाराएं आती हैं। कौन से में आती हैं ये? पारिस्थितिकी उपागम में, इकोलॉजिकल अप्रोच में। तो पारिस्थितिकी उपागम को एच बैरोज ने क्या कहा है? ह्यूमन इकोलॉजी इसको कहा है, मानव पारिस्थितिकी कहा है। ये कहते हैं कि मानव एवं पर्यावरण, मानवीय क्रियाकलापों एवं पर्यावरण का उनके ऊपर प्रभाव है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये थी पारिस्थितिकी उपागम। नंबर 4 पर आता है आचार परक उपागम। आचार परक उपागम। बिहेवियरल अप्रोच कह सकते हैं, आचार परक उपागम जिसको हम कह सकते हैं। तो आचार परक जो उपागम है वो क्या कहता है कि मानवीय व्यवहार है पर्यावरण के साथ, उसमें भी हम देखते हैं भिन्नता देखने को मिलती है। आचार परक उपागम है, उसमें मानवीय व्यवहार को क्या माना गया है? महत्वपूर्ण माना गया है। मानवीय व्यवहार को क्या माना गया है? महत्वपूर्ण माना गया है। ये जो विचारधारा है ये किसके ऊपर आधारित है? मानवीय व्यवहार पर। मनुष्य का जो व्यक्तिगत व्यवहार है वो अपने पर्यावरण के प्रति कैसा है? क्या माना गया है? मनुष्य का व्यक्तिगत विचार या हम कह सकते हैं व्यक्तिगत सोच पर्यावरण के प्रति किस प्रकार की है। जैसे कि एक व्यक्ति है जो वनों को इसलिए महत्व देता है कि ये हमारे पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। दूसरा है वह वन को महत्वपूर्ण मानता है कि उसको लकड़ी के रूप में या एक ईंधन संसाधन के रूप में उसको महत्वपूर्ण मानता है। तो ये किसकी, एक मनुष्य की अपनी व्यक्तिगत सोच होती है। किसी पेड़ की उपयोगिता है वो किसी के लिए फल के लिए है, तो किसी के लिए लकड़ी के लिए, तो किसी के लिए पर्यावरण के लिए है। यानी ये मनुष्य की व्यक्तिगत सोच एक प्रकार से होती है कि पर्यावरण के प्रति जो मानव का अवबोध कैसा है, उसका ज्ञान कैसा है, उसकी जानकारी कैसी है, किस तरह से वो पर्यावरण के बारे में सोचता है। तो इसमें क्या है, व्यक्तिगत जो आचार परक उपागम है इसमें किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है कि मानव की व्यक्तिगत सोच, उसका अवबोध, अधिग्रहण, चिंतन यानी मानसिक क्षमता या उसकी कार्य कुशलता है या पूर्व ज्ञान उसका किस प्रकार का है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जिसके आधार पर क्या है वो पर्यावरण के प्रति एक सोच विकसित करता है कि पर्यावरण या हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। एक सोच इसमें मनुष्य में विकसित होती है। जैसे कि जो
पश्चिमी देश हैं वहाँ की जो संस्कृति है वो एक प्रकार से उपभोग वाली संस्कृति रही है, यानी जो प्राकृतिक तत्व उनको मिलते हैं उनका वो अधिक से अधिक उपभोग करने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत जो प्राच्य सभ्यता वाले देश हैं जैसे कि भारत हैं या अन्य प्राचीन सभ्यताओं के देश हैं, वो पर्यावरण को एक देवीय रूप में मानते हैं, उसका वो एक पारिस्थितिकी महत्व उसका समझते हैं। जैसे कि भारतीय संस्कृति में पेड़ों को की पूजा की जाती है, उनको पवित्र माना जाता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग सोच पर्यावरण के प्रति कैसी है मनुष्य की, ये किस में आता है, आचार परक उपागम में आता है। यानी मानव का पर्यावरण के प्रति व्यवहार कैसा है वो किस में पढ़ा जाता है, आचार परक उपागम में पढ़ा जाता है। भूगोल में इस सोच को, इस विचार को सबसे पहले कौन लेके आए, विलियम किर्क। ये इसके जनक कह सकते हैं हम, बिहेवियरल उपागम अप्रोच के, या हम कह सकते हैं आचार परक जो उपागम है उसके ये जनक इनको कहा जा सकता है। तो उदाहरणतः जैसे कि मनुष्य, एक व्यक्ति जो है उसके लिए लकड़ी है वो एक उपयोगी चीज़ इसलिए है कि वो उसके लिए ईंधन के रूप में काम आती है। दूसरा जो है उसके लिए लकड़ी इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो उसको फर्नीचर के रूप में काम में ले सकता है। तो ये अलग अलग दोनों की अप्रोच है, अलग अलग उनकी सोच है, पर्यावरण के प्रति उनका अलग अलग एक प्रकार से सोच उनकी रहती है। जैसे एक व्यक्ति के लिए वन क्षेत्र मानवीय उपयोग में किस प्रकार हो, यानी लकड़ी के लिए उपयोगी है। दूसरा, एक के लिए वन इसलिए उपयोगी है कि वो वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करते हैं, उसमें वन्य जीवों का निवास स्थल है इसलिए उपयोगी है। एक व्यक्ति के लिए पर्यावरणीय या पारिस्थितिकी संतुलन के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो यूरोपीय देश हैं या अमेरिकी देश हैं उनकी जो संस्कृति है वो किस प्रकार की है, भौतिकवादी है। यानी वो संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है, ज़्यादा उपयोग वो करना चाहते हैं, यानी केवल धन प्राप्ति या साधन के रूप में वनों का उपयोग करना चाहते हैं। इसके विपरीत जो प्राच्य सभ्यता वाले एशियाई देश हैं उसमें वनों को क्या माना जाता है, जीवन रक्षक माना जाता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में कौन सी संस्कृति है, भौतिकवादी। तो यहाँ के जो मनुष्य हैं उनका पर्यावरण के प्रति व्यवहार कैसा है, वो क्या करना चाहते हैं, अधिकतम उपभोग इसका करना चाहते हैं। इसके विपरीत प्राच्य सभ्यता वाले विशेषतः एशियाई देश हैं वो क्या मानते हैं, पर्यावरण को या वनों को जीवन रक्षक मानते हैं, पर्यावरणीय महत्व को समझते हैं। तो दोनों की जो थिंकिंग है, दोनों का जो व्यवहार है पर्यावरण के प्रति वो क्या है, भिन्न भिन्न होता है। तो मनुष्य केवल वृक्षों और धन प्राप्ति के लिए जैसे कि वनों का शोषण करते हैं, इसके विपरीत जो प्राच्य सभ्यता वाले हैं वो क्या करते हैं, वो इसको एक जीवन रक्षक के रूप में मानते हैं, इसके पर्यावरणीय महत्व को समझते हैं। तो इसी कारण इन दोनों की जो सोच है उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। तो मानवीय व्यवहार है वो वहाँ की स्थितियों के अनुसार, वहाँ की संस्कृति के अनुसार पर्यावरण के प्रति भिन्न भिन्न होता है और इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, आचार परक उपागम में इसका अध्ययन किया जाता है। और इस अप्रोच के, इस उपागम के को विकसित करने वाले कौन हैं, विलियम किर्क हैं। तो आचार परक उपागम में मानव का पर्यावरण के प्रति व्यवहार कैसा है, मानव का पर्यावरण के प्रति मानव की सोच कैसी है, इसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, आचार परक उपागम में इसका अध्ययन हम करते हैं। इसके बाद में पांचवा जो उपागम है वो है कल्याण परक उपागम, वेलफेयर अप्रोच जिसको हम कह सकते हैं। कल्याण परक उपागम, वेलफेयर अप्रोच। अब कल्याण परक जो उपागम है उसमें क्या पढ़ा जाता है कि इस उपागम में मानवीय कल्याण की जो भावना है उसको केंद्र में रखा जाता है। इसके केंद्र में कौन सी भावना रहती है, मानवीय कल्याण की भावना। ये जो अप्रोच है, ये जो उपागम है वो मानव कल्याण की भावनाओं को केंद्र में रख के कार्य करता है। जैसे कि इसमें जितने भी तत्व जैसे मानवीय कल्याण से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे गरीबी है, भूखमरी है, बीमारियां, अकाल, युद्ध, चिकित्सा, तो इसका मानवीय ये जो मानवीय समस्याएं हैं इनका पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। कौन सी चीज़ों का,
गरीबी, भूखमरी, अकाल, युद्ध, ये जो सारी चीज़ें आती हैं, बीमारियां हैं, या इसके लिए अलावा चिकित्सा की व्यवस्था है, तो इन समस्याओं जो मानवीय समस्याएं उनका पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। तो इनके द्वारा सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य है वो आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो इस कल्याण उपागम का उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय की प्राप्ति, या हम ये कह सकते हैं मानवीय कल्याण इस उपागम का मुख्य केंद्र बिंदु है। मानवीय कल्याण की भावना इसमें रहती है। जैसे किसी प्रदेश में विभिन्न कोई भी प्रकार की महामारी या किसी भी प्रकार का जो अकाल है या भूखमरी है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध किस प्रकार से करवाई जा सकती हैं, मानवीय समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों में ये जो भावना है ये ज़्यादातर 1960 से 70 का जो दशक है उसमें इस उपागम का विकास हुआ है। 1960 से 70 में इस उपागम का ज़्यादा विकास हुआ है। कल्याणपरक जो भूगोल है या मानव भूगोल में में सामाजिक विकास है, चिंता या विकास के मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। या ये कह सकते हैं कि डेविड स्मिथ के अनुसार इसमें किसको क्या मिलता है और कहाँ से और कैसे मिलता है, इस चीज़ को पढ़ते हैं। यानी किस व्यक्ति को या किस समाज को क्या चीज़ें मिल रही हैं, कहाँ से मिल रही हैं, किस प्रकार से मिल रही हैं, इन सारी चीज़ों को अध्ययन इसमें हम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि उपागम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था पर बल देता है कि जिसमें दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं या हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों पर समान स्वामित्व मिले। इस पर ये बल देते हैं कि सभी का समान रूप से स्वामित्व होना चाहिए। प्रकृति के जितने भी संसाधन हैं उनको सभी को समान स्वामित्व मिले, जिससे कि सभी लोगों को जो विशेषतः जो अभावग्रस्त लोग हैं उनका भी कल्याण इसमें हो सके। तो कल्याणपरक उपागम है वो मानवीय जो कल्याण की भावना है उसको केंद्र में रखता है। 1960-70 के दशक में इस जो विचारधारा है इसका विकास ज़्यादा हुआ है। ये किस पर बल देता है, किसको क्या मिलता है, कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है, इन सारी चीज़ों पर बल दिया जाता है। किसमें? कल्याणपरक उपागम, यानी मानव कल्याण की भावना को ये केंद्र में रखता है। तो ये थे मानव भूगोल के उपागम। धन्यवाद।